तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं नासीवाद और हिटलर का उदय, जो कि आपका पार्ट नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 3 से, क्लास 9th के बच्चों के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो दोस्तों इसमें हम बात करने वाले हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक जो भी आपकी बुक में दिए गए हैं। इंटरेस्टिंग के साथ आपका ये जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। यहां समझते हैं हम सबसे पहले वाइमर गणराज्य का जन्म, ठीक है, कैसे ये हुआ, क्या सिचुएशन वहां पर चल रही थी, इसके बारे में हम बात करते हैं। यहां से आप सिचुएशन देखिए। अगर हम बात करें 20वीं शताब्दी की, तो उसके 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों की अगर हम बात करें तो जर्मनी क्या था, एक बहुत ताकतवर साम्राज्य था, ठीक है। उसने क्या किया, उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र, जो कि उसमें कौन कौन थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इनके खिलाफ क्या किया, उसने पहला विश्व युद्ध लड़ा था। और वो टाइम कब का था, वो टाइम था 1914 से 1918 के बीच का, ठीक है। हुआ क्या, तो जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां थी, जो बड़े बड़े देश थे, जिनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी, जो सैन्य स्थिति थी वो भी क्या थी, बहुत ज्यादा ताकतवर थी, विकसित थी। तो वो जो थी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें, वो बिना सोचे समझे इस युद्ध में क्या हुई, कूद पड़ी। क्योंकि उनको एक बात लगती थी और वह बात ये थी कि हम क्या है, बहुत ही जल्दी जो है वो युद्ध जीत जाएंगे, ठीक है। इनको ये सारी बातें लगी, तो इसलिए क्या होगा, वो सारे जो लोग हैं अपने फायदे के लिए सबको किसी ना किसी चीज का जो है वो था, लालच था, अपने फायदे के लिए वो इस युद्ध में जो है हिस्से बन गए, ठीक है, हिस्सेदारी उन्होंने ले ली, ठीक है। लेकिन उन्हें यह बात का अंदाजा नहीं था कि ये जो युद्ध है इतना लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। जैसे कि उनको लगता था कि हम क्या है, हम एक पावरफुल संगठन है और जो हमारे कंपटीशन में बंदा है वो क्या है, वो ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो इनको लगा कि ये युद्ध तो हम चुटकियों में जीत जाएंगे और ये इतना लंबा नहीं चलेगा। लेकिन युद्ध बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया और इस युद्ध के लंबे खिंचने की वजह से क्या हुआ, जो यूरोप जो था वो आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह से खराब हो गया था, ठीक है। यानी आर्थिक दृष्टि सारी जो उनके पैसे से संबंधित जो सिस्टम था वो सारा क्या हुआ, खराब हो गया। अर्थव्यवस्था उनकी क्या है, खराब हो गई। क्योंकि जब युद्ध चल रहा होता है तो चाहे कोई भी जीते, नुकसान दोनों का होता है, इसलिए नुकसान तो इनका भी बहुत ही ज्यादा हुआ था, ठीक है। यहां अगर हम बात करें एक स्थिति के ऊपर में, तो हुआ क्या, फ्रांस और बेल्जियम पे पहले उन्होंने क्या किया, कब्जा किया, ठीक है, जर्मनी ने शुरू में। तो उनके लिए ये क्या थी, एक सफलता थी, उनके लिए क्या था, ये एक पहला स्टेप था जो कि अच्छा था। लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इनको पावर मिल गई और ज्यादा। मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया अमेरिका और इस खेमे में काफी ज्यादा ताकत मिल गई, क्योंकि अमेरिका उस समय में भी क्या था, बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तो उसके बाद क्या हुआ, आखिरकार नवंबर में 1918 में जब उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी क्या किया, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। तो ये सारी जो सिचुएशन है ये तो हमें पहले से ही पता थी, ठीक है। तो ऐसा हुआ। अब हम बात करते हैं कि युद्ध का जो असर है वो कैसा रहा। तो युद्ध का असर दोस्तों, चाहे वो ए ग्रुप हो या चाहे वो बी ग्रुप हो, चाहे ये वो ग्रुप हो जो युद्ध हारी है या वो ग्रुप हो जो युद्ध जीती है, जो युद्ध का असर होता है वो हमेशा जो नेगेटिव में ही होता है, नकारात्मक जो है वो होता है। क्योंकि युद्ध का जो असर कभी भी क्या होता है, सकारात्मक नहीं होता, क्योंकि नुकसान जो है वो दोनों का होता है। तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं, इस युद्ध ने क्या किया, पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी दोनों के तरफ पे उन्होंने तोड़कर रख दिया। यानी बहुत भारी क्या हुआ, इनको नुकसान झेलना पड़ गया, ठीक है। जो यूरोप, कल तक ये बोला जाता था कि यूरोप जो है बहुत अमीर देश, अब बहुत अमीर है और वहां पर क्या है, ऐसे देश है जो क्या देंगे, आपको कर्ज देंगे। क्योंकि पहले ये माना जाता था, कल तक, युद्ध से पहले की स्थिति की बात हो रही है कि कल तक ये माना जाता था कि यूरोप क्या है, कर्ज देने वाला महाद्वीप है। इस महाद्वीप में जितने भी देश है वो सारे क्या है, पैसे वाले हैं। लेकिन युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का द्वीप बन गया है।
यानी कर्जदारों का महाद्वीप ये बन गया। अब जितने भी देश थे यहाँ पर, वो देश कैसे थे? वो देश एकदम से गरीब हो चुके थे। आप समझ सकते हो, उनके पास जो बहुत पैसे थे वो खत्म हो चुके थे, इनकी जो स्थिति है वो खराब हो चुकी थी। तो ऐसी सिचुएशन आई युद्ध के बाद। अगर हम बात करें, पहले महायुद्ध ने पूरे यूरोपीय समाज में राजनीतिक व्यवस्था पर क्या करा? अपनी छाप छोड़ दी, गहरी छाप। उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसलिए सिपाहियों की जो वैल्यू है वो बढ़ गई पहले से ज्यादा। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता था। ठीक है, या तो वो राजनेता हो कोई, या वो प्रचारक हो। प्रचारक कौन होता है? जो प्रचार करता है। ठीक है, या आप समझ सकते हो राजनेता हो या मीडिया हो। तो ये इस बात पर जोर देती थी कि जो पुरुष है, जो पुरुष होते थे उनको आक्रामक होना चाहिए, जो पुरुष है उनको ताकतवर होना चाहिए, जो पुरुष है उनके अंदर मर्दाना वाले जो है गुण ये सब होने चाहिए। यानी यहां पर क्या हुआ? एक सिपाही को लेकर, एक सैनिक को लेकर सबका जो नजरिया है वो बिल्कुल सा बदल गया। भले ही जो सिपाही है उसकी हालत ठीक है या नहीं है, ठीक है, वो सारी चीजें बाद में, लेकिन यहां पर ये जो गुण है जो बताए गए आपको, ये उनके नजरिए से होने चाहिए थे। यहां हम बात करते हैं, मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था। यहां पर देखिए, जो मीडिया थी ना उस समय में, जो भी मीडिया थी वो क्या करती थी? वो खंदकों के जिंदगी पर, यानी खंदकों में जो सिपाही जिंदगी बिता रहे थे उन पे गर्व जताती थी, महिमा मंडन करती थी। इसका मतलब कहते थे कि वाह क्या बात है, ये हमें तो अपने सैनिकों पर नाज होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखते एक बार, खंदक क्या होता है? तो खंदक होता है जो युद्ध के मोर्चे हुआ करते थे ना, जहां पर सैनिक सब छिपते थे, तो वहां पर खोदे गए गड्ढे होते थे। ठीक है, तो वहां पर वो सैनिक रहा करते थे जहां पर सैनिकों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन मीडिया इन सब पे गर्व जताती थी कि क्या बात है, हमारे सैनिक कितने ज्यादा बहादुर हैं। तो ये सारी बातें हुआ करती थी। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे, यानी बहुत गंदी, बहुत खराब, बहुत बेकार सिचुएशन में अपनी जिंदगी वो सैनिक व्यतीत कर रहे थे। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं, वह लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। ऐसे चूहों के बीच में वो घिरे रहते थे जो चूहे क्या करते थे? लाशों को खाते थे। ठीक है, वह जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते थे। ठीक है, उनके पास क्या सिचुएशन थी कि पहले तो उनकी रहने की जगह खराब थी, दूसरी जहरीली गैस, दुश्मन कभी भी गोलाबारी कर सकते हैं। इन सभी चीजों के ऊपर क्या करती थी? वो देखा करती थी। ऊपर से वो क्या करती थी? वो अपने साथियों को पल पल मरते हुए भी देखा करती थी, क्योंकि वह सैनिक है, कभी भी इन पे आक्रमण हो सकता है और कभी भी इनका कोई भी नौजवान और इनका मित्र जो है वो घायल भी हो सकता है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो जिंदगी जो है वो सैनिकों की इस प्रकार चल रही थी, लेकिन मीडिया उनको कुछ और ही दिखाने पर लगी हुई थी। तो ये सारा जो सिचुएशन है ये चल रहा था। ठीक है दोस्तों, बात करें हम राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट के ऊपर, तो यहां पर देखते हैं हम क्या बात हो रही है। यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को, तो 1923 के आर्थिक संकट से उनको क्या मिला? उनको बल मिला, क्योंकि ऐसे जो बल वो होते हैं, ग्रुप होते हैं, उनको ऐसा ही मौका चाहिए होता है जिस समय कुछ क्या हो रहा हो, गलत हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कोई पार्टी है, ठीक है, अगर हमारे प्रेजेंट टाइम की बात करें, कोई ए पार्टी है, कोई बी पार्टी है, तो इस समय बी पार्टी क्या है? वो सत्ता में है, ए पार्टी वो सत्ता में नहीं है। तो अगर कुछ भी गलत हो रहा होगा तो ए पार्टी को बल मिल जाता है बी पार्टी पर आरोप दोष लगाने का, भले ही वहां पर बी पार्टी की गलती हो या ना हो। तो यही जुगाड़ यहां पर क्या है? चल रहा था। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। जो जर्मनी जो युद्ध लड़ रही थी वो कैसे लड़ रही थी? कर्ज लेकर वो लड़ी थी पहला विश्व युद्ध, जिसमें इनको बहुत ही ज्यादा क्या हुआ था? नुकसान भी झेलना पड़ गया था, जैसा कि हमें पता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहां से आगे के टॉपिक पर। ठीक है, तो युद्ध के बाद क्या हुआ? वो जो लड़ रहे थे युद्ध, वो लड़ रहे थे किस पर? कर्ज पर। मोटा कर्ज था उनके ऊपर। तो जब युद्ध खत्म हुआ तो उनको जो कर्ज है वो चुकाना पड़ा स्वर्ण मुद्राओं के रूप में। और आगे अगर हम देखेंगे तो उनका जो स्वर्ण मुद्रा का जो स्टॉक था
वो भी क्या है, बिल्कुल समाप्त हो चुका था। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के जो स्वर्ण भंडार थे वो लगभग क्या हो रहे थे, बिल्कुल खत्म होने की स्थिति में पहुंच चुके थे। तो ये सब स्थिति जो इनके सामने आ रही थी। आखिरकार क्या हुआ, जर्मनी का हाल इतना बुरा हो गया कि आखिरकार 1923 में उसने ये बात बोल दी कि अब मैं कर्ज जो है वो नहीं चुका पाऊंगा, हर्जाना नहीं चुका पाऊंगा। इस चीज से उसने साफ मना कर दिया। अब क्या, अब तो उसकी स्थिति और ज्यादा बुरी होने वाली है। इसके जवाब में क्या हुआ, फ्रांसीसियों ने क्या किया, जर्मनी के जो मुख्य औद्योगिक इलाके हैं, फॉर एग्जाम्पल रूर बहुत ही तगड़ा औद्योगिक इलाका था, कोयले का भंडार, ये सारी चीजें यहां पर हुआ करती थी। ठीक है, तो इस पर उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इसकी एक अच्छी जगह पर जहां से इसको कुछ ना कुछ इनकम जो है वो आ रही थी, वहां पर उसने क्या किया, कब्जा कर लिया। ठीक है, यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था जहां पर उसने कब्जा किया था। ठीक है, जर्मन सरकार ने क्या किया, इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी जो मुद्रा थी उसका नाम था मार्क। ठीक है, इसका मूल्य तेजी से गिरने लगा। तो यहां आप समझिए एक बात, ठीक है, जो उनकी मुद्रा थी मार्क, उनका मूल्य गिरने लगा। तो जब किसी देश की मुद्रा गिरने लग जाती है तो इसका मतलब उसकी हालत बहुत खराब होती है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, जैसे आपको पता होगा कि जो $1 की जो कीमत है भारत में वो कितनी है, वो 75 रुपए है, 70 रुपए होती है, कभी 75 रुपए होती है, ये ऊपर नीचे जाती रहती है, 60-65 भी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि डॉलर के रूप में जो हमारा रुपए है वो कमजोर है, इतना कमजोर है, इसमें इतना फर्क है, और ये हमसे डेवलप है इसलिए हमारी मुद्रा उनसे कम है। तो इनके साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ। आप यहां पर देखोगे कि $1 की कीमत जैसे हमारे यहां पर 70 या 75 रुपए है, वैसे इनकी जो मार्क है वो बहुत ही ज्यादा हो गई थी। जैसे $1 की जो कीमत है यहां पर मार्क की अगर हम वैल्यू में तय करें तो ये 70-75 नहीं, बल्कि ये 10,000 20,000 नहीं, लाखों में, करोड़ों में और अरबों में पहुंच गई थी। यानी $1 की जो कीमत थी मार्क के रूप में वो कितनी हो गई थी, वो हो गई थी लगभग अरबों रुपए। यानी आप समझ सकते हैं इनकी जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। अगर अभी की अगर हम बात करें तो जो इंडिया से अगर आप मार्क की वैल्यू का जो कंपैरिजन करोगे तो आपको $1 में 44 या 45 इसके करीब में आपको जो मार्क की जो वैल्यू है ये मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, यानी कि $1 में आप 44-45 मार्क जो है वो खरीद सकते हो। तो और इनकी स्थिति इससे बहुत ज्यादा जो है वो खराब थी अगर हम कंपैरिजन करें किसके रूप में, डॉलर के रूप में। और वो मैं अभी आपको यहां पर बताता हूं। देखिए अप्रैल में क्या हुआ, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी। यानी आप देख सकते हो कितनी ज्यादा जो है वो कम थी। उसके बाद हम यहां पर देखते हैं तो जो जुलाई में क्या हुआ, जुलाई में इसकी कीमत और ज्यादा कम हो गई। कितनी कम हो गई यहां पर आपको शो हो रही है। तो दोस्तों जुलाई में कितनी हो गई, जुलाई में हो गई ये 3,53,000 के करीब। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें अगस्त की तो अगस्त में आंकड़ा कितना पहुंच गया था, ये पहुंच गया था 46,21,000 मार्क। और दिसंबर में तो आप पूछो ही मत, हालत पूरी की पूरी खराब हो गई थी। और कितनी हो गई थी, ये हो गया था 9,88 लाख। ठीक है, और 60,000 के करीब। यानी आप देख सकते हो कि $1 में इतनी मार्क हो गई थी। यानी हालत तो खराब से भी ज्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, आगे यहां पर पहुंचते हैं। इस तरह $1 खरबों मार्क में मिलने लगी। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन इनके साथ होने लग गया। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीजों की जो कीमत है आसमान छूने लगी। आप देख सकते हो जब इनके साथ जो मुसीबत आएगी तो ये ऐसे ही होगा, जैसे जैसे मार्क की जो कीमत है वो नीचे गई, वैसे ही जरूरी सामान जो कि बेसिक नीड्स होती है, जिनकी आवश्यकता होती ही होती है, उसके बगैर हम नहीं रह सकते, उनकी वैल्यू क्या है, बहुत ही ज्यादा गिरने लग गई। किसकी, पैसे की, करेंसी की, और उन सामानों की कीमत बढ़ने लग गई। ठीक है, यहां पर देखिए जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। तो अगर जर्मन समाज को उस समय देखा जाता था, दूसरे देश देखते थे तो वो उनके साथ हमदर्दी जो है वो प्रकट
करते थे, कहते थे यार कितनी बुरी जो है इनके साथ स्थिति जो है वो आ गई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। ठीक है, अति मुद्रास्फीति का नाम कब दिया जाता है? जब बेहिसाब बढ़ जाती है कीमतें। ठीक है, इकोनॉमिक्स में एक अलग टॉपिक होता है ये, लेकिन आपको इतना ही समझ के चलना है अभी के लिए। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो स्थिति को मुद्रास्फीति का जो नाम है वो दिया जाता है। ठीक है, यहां पर देखिए मंदी के साल की अगर हम बात कर ले तो कैसा रहा, क्या सारी चीजें हुई। तो सन अगर 1924 से 1928 तक की बात करें तो जर्मनी के जो कुछ स्थिरता रही, थोड़ा सा क्या हुआ, कांस्टेंट रहा, यहां पर जुगाड़, थोड़ी स्थिरता बनी रही, ज्यादा उछाल चढ़ाव नहीं हुए। लेकिन ये स्थिरता भी किसके ऊपर निर्भर थी? ये स्थिरता भी अमेरिका के ऊपर निर्भर थी। यानी ये स्थिरता भी ज्यादा दिनों के लिए नहीं थी। ये स्थिरता मानो ऐसी थी जैसे मानव रेत के ढेर पर खड़ा है और रेत तो कभी भी नीचे गिर सकती है और मानव भी गिर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन इनके साथ चल रही थी। जर्मन में जो निवेश था और औद्योगिक गतिविधियां थी, इन सब में जो सुधार चल रहा था वो सिर्फ अमेरिका द्वारा दिए गए कुछ दिनों के कर्जों के लिए ही चल रहा था, उसी पर डिपेंड था पूरी की पूरी तरह। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, एक और मुसीबत आई। जब हम बात करें 1929 में तो शेयर बाजार जो था वो धराशायी हो गया। इससे क्या हुआ, जर्मनी को जो थोड़ी बहुत जो सपोर्ट मिल रहा था ये सपोर्ट भी अब नहीं मिला और ये मदद भी रातों रात क्या हो गई, बंद हो गई। ठीक है, तो ऐसा जो बुरा सिस्टम जो है इस जर्मनी के साथ ये चल रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं यहां पर कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए, यानी कि लोगों ने देखा ना कि कीमतों में अब क्या है, गिरावट होने वाली है, उसकी आशंका को देखते हुए लोग ने धड़ाधड़ क्या किया, अपने जो स्टॉक्स है, जो शेयर्स है उन्हें बेचने लग गए और 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेचे गए। यानी आप समझ सकते हो कि ये बर्बादी का बहुत ही बड़ा संकेत देता है ये सारी चीजें। ये आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात जो है वो गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब से खराब होती जा रही थी, सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते चले जा रहे थे। तो ये सारा सिस्टम होता चला जा रहा था। ठीक है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर जो है दुनिया भर में दिखा। ठीक है, दुनिया भर में अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर जो ये खतरनाक जो मंडरा रहा था सिस्टम, ये पूरी दुनिया ने महसूस किया। लेकिन सबसे बुरा किसने महसूस किया होगा, सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हुई होगी, वो ही होगी जर्मनी को। ठीक है, जर्मन लोगों को। क्यों? क्योंकि वही तो इसके कर्जों पे चल रहा था, अब उसको कर्जा भी नहीं मिल रहा, सपोर्ट भी नहीं चल रहा, तो इसकी हालत तो उससे भी ज्यादा बुरी हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर मजदूरों की क्या स्थिति थी। तो मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफी ज्यादा गिर चुके थे। कुछ मजदूर थे उनको नौकरियों से ही निकाल दिया, बेरोजगार थे। कुछ मजदूर जो नौकरियों पे थे उनकी वेतन इतनी ज्यादा कम कर दी कि वो पैसा उनके किसी काम का ही नहीं था। ठीक है, बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक पहुंच गई थी। आप समझ सकते हो ये कितना ज्यादा बड़ा आंकड़ा होता है। बेरोजगार जो नौजवान थे या तो वो ताश खेलते हुए जो कॉमनली वो पाए जाते थे, तो वो नौजवान सब ताश खेलते पाए जाते थे या नुकड़ों पर झुंड लगाए रहते थे, बातचीत करते थे ग्रुप में रह के। ठीक है, या फिर रोजगार दफ्तर यानी जहां पर काम मिलने वाला है वहां पर बड़ी बड़ी लाइनों में वो कतार लगाकर खड़े रहते थे। ठीक है, जैसे जैसे रोजगार क्या हुआ, खत्म होता जा रहा था, युवा वर्ग क्या हो रहा था दोस्तों, वो क्राइम में फंस गया था। यानी आप समझ सकते हैं क्राइम की तरफ वो उसने ध्यान दे दिया अपना, क्योंकि उनके पास तो ना पैसे थे, ना नौकरी थी, ना कोई जो आगे होप था कि मुझे नौकरी मिलने भी वाली है। इसलिए उन्होंने आपराधिक गतिविधियों को चुना और उसी में लिप्त हो गए। चारों तरफ बहुत खतरनाक हताशा का माहौल था, क्योंकि इनके पास कोई उम्मीद ही नहीं थी कि आगे चलने वाली टाइम में भी क्या होगा, हमारी जो सिचुएशन है वो चेंज होगी। तो इस प्रकार की दिक्कतें इनके सामने जो है वो चल रहा था। और अब आ गया है हिटलर का उदय। अब आपको हिटलर के बारे में बताया जाएगा, पूरा बचपन से लेके आगे तक कि हिटलर के बचपन में कैसा था, उसने छोटे छोटे क्या काम किए, उसने कौन सा संगठन ज्वाइन किया, फिर इस संगठन में हेड बन गया, फिर उसको एक बड़ी पोस्ट दी गई। ठीक है, और उसके बाद उस पोस्ट से उसने बहुत खतरनाक फायदा उठाया और अलग अलग राज्यों पे उसने क्या किया, अलग अलग देशों पे उसने अपना जो है हमला बोला, और हमला बोलने के बाद उसको कहां पर मुंह की खानी पड़ी और इसका जो राज था वो खत्म हुआ।
तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा हिटलर के बारे में जो है यहाँ से मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम बात करते हैं सन 1889 में क्या हुआ दोस्तों, ऑस्ट्रिया में जन्म में क्या हुआ, हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी से गुजरी। यानी कि जो हिटलर था वो जो जवानी थी उसकी युवा अवस्था, ठीक है, युवा था जिस समय में वो उसकी बहुत खतरनाक गरीबी से गुजरी, क्योंकि गरीबी का टाइम चल रहा था उस समय। यहाँ पर रोजी रोटी की किल्लत थी इसके पास भी, तो इसके पास कोई जरिया ना होने के कारण क्या हुआ, जो पहला विश्व युद्ध चल रहा था तो उसमें इसने अपना नाम दर्ज करवा दिया था कि मैं भी अब क्या करूंगा, मैं भी सैनिक बन जाऊंगा, फौजी, और मैं भी लड़ूंगा। तो अब खाने पीने के लिए कोई साधन ही नहीं, पैसे का कोई साधन नहीं, तो पहले विश्व युद्ध में इसने भी अपना नाम जो है उसमें दर्ज करवा दिया था, फौजी के भर्ती में लिखवा दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1919 में उसने क्या किया, जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम के एक छोटे से समूह में क्या किया, इसने सदस्यता ले ली। एक छोटा सा समूह था, उसका नाम था वर्कर्स पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसमें इसने सदस्यता ले ली, उसमें एक ये सदस्य के रूप में चला गया। ठीक है, धीरे धीरे उसने क्या किया, इस संगठन पर अपना पूरा का पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया, कायम कर लिया अपना नियंत्रण, और उसने इस पार्टी को बड़ा बनाया। उसने इस पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया, जिसको बाद में एक और नाम से जाना जाता है, जो कि आपको पता होगा, उसका नाम था नात्सी पार्टी। नात्सी पार्टी, यानी कि इसने अपने पार्टी को देखिए क्या किया, पहले छोटी सी पार्टी में ज्वाइन हुआ, उस पार्टी को बड़ा बनाया और उस पार्टी का नाम चेंज करके नात्सी पार्टी रखा। अभी तक इतना ही हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने और बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली। उसने प्लानिंग कर ली कि अब मैं क्या करूंगा, बवेरिया पे करूंगा कब्जा, बर्लिन पर कर दूंगा चढ़ाई, ठीक है, और सत्ता पर कब्जा करूंगा, मेरा सत्ता पर मेरा राज होगा। ऐसा इसने योजना बनाया, लेकिन इसकी जो योजना है वो फेल हो गई। ठीक है, योजनाओं में वह असफल रहा, और असफल रहा यानी कि नाकामयाब हो गया, तो उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन उसको गिरफ्तार किया गया, उस पर देशद्रोह का जो है आरोप लगाया गया, मुकदमा चलाया गया। उसके बाद उसको जल्दी ही कुछ समय के बाद रिहा भी कर दिया गया। उसके बाद इसने दोबारा से जो है वो किया, अपना जो काम है उसे जारी रखा। 1929 में क्या हुआ, बैंक जो है वो दिवालिया हो गया। ठीक है, बैंक यानी बंद होने की कगार पर आ गए, काम धंधे पूरे के पूरे बंद हो रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, और जो मध्य वर्ग था, मिडिल क्लास जो लोग थे, वो लाचारी से जूझ रहे थे पूरे के पूरे, भुखमरी का जो डर था वो सता रहा था। यानी आप समझ सकते हो कितनी बुरी हालत यहाँ पर जनता की, मजदूरों की और भी संस्थाओं की वो हो रही थी। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 1929 में नात्सी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटैग के लिए उसने क्या किया, चुनाव लड़े। ठीक है, चुनाव में उसको कितना मिला, 2.6% ही वोट मिले ओनली, लेकिन आगे चलता गया, हार नहीं मानी, और उसके बाद ये पार्टी उस समय की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 1932 तक आते आते ये देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी, और इसे कितने वोट मिलने लग गए, 37% वोट जो है वो मिलने लग गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हिटलर जो था दोस्तों, एक बात आपको नोट करना है कि हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था। वक्ता का मतलब क्या होता है, वक्ता का मतलब होता है कि वो स्पीकर था, जैसे आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे होंगे जो अंदर से जोश जगा देते हैं भाषण देके अपना। ठीक है, तो वही था ये, उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे, बहुत तगड़ी बात बोलता था वो, बिल्कुल एकदम मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह, और लोग उसकी बात में आ जाते थे। तो उसका वादा क्या था, वो वादा करता था अपने वो उसमें भाषण में कि वह बेरोजगारों को रोजगार देगा। ठीक है, बेरोजगारों को क्या दे देगा, वो रोजगार दे देगा, नौजवानों को एक अच्छा फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर प्रोवाइड कराएगा, उनको आश्वासन दे रहे थे इस सब चीजों का। वो कह रहा था कि वो देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों को मुंह तोड़ जवाब देगा। यानी जनता को वो क्या कर रहा था, अपने वश में वो कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम बात करते हैं लोकतंत्र का ध्वंस। ठीक है, यानी जब इसको एक अच्छा वो मिल गया, पोस्ट मिल गई, तब इसने अपना जो असली रंग है वो दिखाना चालू कर दिया। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने क्या किया, हिटलर को चांसलर का पद दे दिया। चांसलर का पद बहुत बड़ा पद होता था। ठीक है, उसका पदभार संभालने का न्योता दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये मंत्रिमंडल में सबसे ताकतवर पद था, उस समय का शक्तिशाली पद माना जाता था, और वो किसको मिल गया, वो हिटलर को मिल गया। उसके बाद क्या था,
सत्ता हासिल करने के बाद तो हिटलर ने अपना रंग दिखाया, लोकतांत्रिक शासन की संरचना को ही उसने क्या किया, भंग कर दिया, उनकी संस्थाओं को भंग करना उसने चालू कर दिया। ठीक है, फरवरी महीने में क्या किया उसने, फरवरी महीने में जर्मन संसद भवन में उसने क्या किया, एक रहस्यमय अग्निकांड, उस अग्निकांड का जो है वो नहीं पता किसी को कि कैसे हुआ, किसने करवाया। ठीक है, तो फरवरी महीने में एक संसद में क्या हुआ, रहस्यमय अग्निकांड, जिससे इसको बूस्ट मिल गया, जिससे उसका रास्ता क्या है और ज्यादा आसान भी हो गया। ठीक है, उसके बाद हिटलर ने क्या किया, अपने तगड़े कट्टर शत्रु पर निशाना साधा। ठीक है, और वो कौन था, वो थे कम्युनिस्ट। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्ट पर निशाना साधा और ज्यादातर कम्युनिस्टों को क्या किया, रातों रात कंस्ट्रक्शन कैंपों में बंद करवा दिया उसने, यानी अपनी पावर का उसने दुरुपयोग करना यहां से स्टार्ट जो है वो कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 3 मार्च 1933 को उसने क्या किया, प्रसिद्ध विशेष अधिकार, जिसके बारे में सब जानते हैं। ठीक है, क्या था वो था इनेबलिंग एक्ट। इनेबलिंग एक्ट में क्या था दोस्तों, इसके अंदर आप एक समझ सकते हो कि ये एक तरह का वो होता है, जैसे आप समझ सकते हो कुछ भी कर सकता था, किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर दिया। ठीक है, किसी को भी अरेस्ट कर लिया, तो ये सारा जो इसके अधिनियम के अंतर्गत आता था, ये सारा तानाशाही समझ सकते हो एक तरह से आप इसे पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस कानून के जरिए उसने क्या किया, बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी, यानी जो मर्जी वो ये कर सकता था, पूरी पावर जो है इसके पास आ गई थी। ठीक है, नाजी पार्टी जो थी और उससे जुड़े संगठन के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर इसने क्या कर पाबंदी लगा दी, यानी जो जो इससे जुड़े हुए थे, जो जो इसके सपोर्ट में थे या जो जो इसके सामान थे, उसको तो इसने चलने दिया, लेकिन जो इसको पसंद नहीं था उन सब पर इसने पाबंदी जो है वो लगा दी। ठीक है, किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश से निकलवाने का अधिकार सकता था। ठीक है, ये सारा अधिकार से मिल गया था, गिरफ्तार किया जा सकता था, तो ये सारी चीजें जो है इसने कर ली। ठीक है दोस्तों, तो इससे अगला है हम वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, वीडियो आपकी खत्म हो चुकी है, वीडियो आपको पसंद आए तो आप कर सकते हैं एक लाइक, कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको जो है वीडियो कैसी लगी, शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट के साथ सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन आइकन आपको दिख रहा होगा, आप उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।